इंडिपेंडेंटली ऑटोमेटिकली अदर पर्सन का वर्क चेक करें। ओके, तो इंटरनल चेक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम उसमें? नो मैम। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था टेस्ट चेकिंग। नाउ व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? एज इट इज नॉट पॉसिबल कि हर ट्रांजैक्शन को या हर चीज को चेक किया जाए, तो एक सैम्पलिंग टाइप करते हैं जिसको सेम जो मटेरियल ट्रांजैक्शन है ना, तो मैम मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपन चेक करते हैं। मटेरियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये मॉर्टेलिटी ऑडिटर कैसे डिफाइन करता है? खुद की जजमेंट के अकॉर्डिंग। जजमेंट एंड नॉन रिकरिंग स्केप्टिसिज्म ना, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल अप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या टेस्ट चेकिंग का कोई मैथमेटिकल रूल है या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कैसे टेस्ट चेकिंग की जाती है? नो मैम, ऑडिटर खुद के अकॉर्डिंग करता है मैम। देन टेस्ट चेकिंग किए हुए जो सैंपल्स आपने निकाले हैं, जो ट्रांजैक्शंस आपने निकाले हैं, उनके ऊपर ऑडिटर क्या क्या चेक करता है, क्या क्या एस्पेक्ट चेक करता है? मैम देखते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मैम वो रिलायबल है या नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस फुल्ली रिकॉर्डेड है या नहीं है? ठीक है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस, लॉज की कंप्लायंस, ये सारी चीजें वो वहाँ पे चेक करता है। गैप की कंप्लायंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, फ्रॉड एंड एरर, मॉर्टेलिटी, वहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, ये सारी चीजें वहाँ पे हम चेक करते हैं। नाउ ये दो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कट ऑफ प्रोसीजर्स, है ना? थोड़ा बहुत मैम, हाँ बोलिए। इंटरनल चेक 6th पॉइंट एक बार बता दीजिए। 6th पॉइंट किसका? इंटरनल चेक के एडवांटेजेस का? यस मैम, ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स का। इंटरनल चेक, ये मैंने आपको बताया था, आप इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इंटरनल चेक जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम पूरे बिजनेस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करते हैं। स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशन, आपने 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बीएम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग ऐसा कुछ नाम करके था। यस मैम, उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा क्या काम करेगा, यही करते हैं हम। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ इंटरनल कंट्रोल टूल, जिसका नाम क्या है? इंटरनल चेक। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से जॉब का एलोकेशन कर रहे हैं ताकि हमारे बिजनेस में कंट्रोल्स बने हुए रहे। एक बंदे के पास में सारा काम नहीं चला जाना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करते हैं। तो 6th पॉइंट में हमने सिर्फ इतना बताया कि हम क्या करेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करेंगे। देन 7th के अंदर हमने ये बताया है कि हम जो भी बुक कीपिंग है या स्टाफ की ड्यूटीज है वो इस मैनर के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि एक बंदे के पास में सारा रिकॉर्डिंग का काम नहीं चला जाए। जैसे अकाउंटिंग का अगर अपन एग्जांपल ले तो सारा का सारा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का बिल बनाना, बिल बनाने के बाद कैश रिसीव करना और उसका अकाउंटिंग एंट्री करना, ये सारी चीजें एक ही बंदे के पास नहीं चले जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क को सेग्रीगेट कर देते हैं। ओके, यस मैम। मैम, यस मैम जो टेस्ट चेकिंग में वो 6 पॉइंट है ना, उसमें शुरू के 3 पॉइंट बता दीजिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये यस मैम, ये 3 पॉइंट। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मींस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने जो भी डिस्क्लोजर्स देने होते हैं फुटनोट के अंदर, या फिर उनका प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है वो प्रॉपर्ली किया या नहीं किया, ये चीज हम चेक करते हैं। अडेरेंस टू गैप, गैप पढ़े होंगे आपने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अडेरेंस मतलब होता है कंप्लायंस करना, उनको फॉलो करना। ठीक है, वर्ड यहाँ पे दूसरा लिख दिया अडेरेंस, आप इसे यूज में ले सकते हैं कंप्लायंस। ठीक है,
तो जो गैप आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उन गैप्स को फॉलो किया या हमने नहीं किया। एंड कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, ये चीज चेक करता है ऑडिटर। थैंक यू। ओके, नाउ एक आ रहा है मेरे पास में रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस बता दो। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस में मैंने आपको बताया था डिटेक्टिव कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड्स हमने डिसाइड किए थे उससे। लाइक हमने कोई बेंचमार्क डिसाइड किया हुआ है या फिर हमने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है। नाउ जो रियल एक्चुअल जो कंडीशन रही उस एक्चुअल कंडीशन को हम हमारे बेंचमार्क्स के साथ में कंपेयर करते हैं कि हमने वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव किया या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने लेवल ऑफ अचीव कर लिया तब तो ओके है ना, बट अगर हमने लेवल हमारा अचीव नहीं किया तो वहां पे हम हमारी कमियां निकालेंगे कि हमारी क्या एफिशिएंसी इफेक्टिवली हमने काम नहीं किया। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या लैकुना रह गया कि हम जो डिसाइडेड लेवल था वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज ऑल्सो अ डिटेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि जो कमियां रह गई है हमारे यहाँ पे हम उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफरेंसेस को, तो दैट इज रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड का बताया था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास में आ रही है कि ये अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन है। इसके अंदर विद इन लिमिटेड पैरामीटर्स का मतलब क्या है, जो हमने डिसाइडेड किए हैं तरीके, जो पॉलिसीज डिसाइड की है वो उसी सर्टेन मैनर के अंदर सर्टेन तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ऑथराइज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे सेल्समैन के ऊपर मैंने सीनियर मैनेजर बिठाया था, तो सीनियर मैनेजर से मैं ऑथराइजेशन ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, ये मेरा क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है। ठीक है, तो लिमिटेड पैरामीटर्स मतलब जो मैंने चीजें डिसाइड करी है उसके अंदर काम करना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कट ऑफ प्रोसीजर। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट के नाम दिख रहे हैं आपको, पीरियोडिसिटी, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट अपने अकाउंटेंसी के अंदर पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं? पढ़े हैं मैम। अच्छा, तो फटाफट से बताओ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता था? मैम पर्टिकुलर इंटरवल में अपन को जो अकाउंट्स बनाने होते हैं, हाँ, जो ट्रांजैक्शन अकर हुए उनको रिकॉर्ड करना पीरियडिकली। और कोई? मैम हम एक है ना इनकम टैक्स है, हेलो हाँ, एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड करेंगे जिसके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और वो यूनिफॉर्म होंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी 3 महीने के कर लिए, कभी 6 महीने के कर लिए या क्या, वो यूनिफॉर्म रहेंगे एक ही साल के। पीरियोडिसिटी मतलब होता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटेंसी का वो ये है आपका कि बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न मींस हमेशा चलता रहेगा। हम कभी ये सोच करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करते कि नेक्स्ट ईयर हमें बंद करना है, इन एक्सेप्शनल केसेस है ना, लाइक पार्टनरशिप बाय वर्क है कि हमें 200 चीजें बेच करके हमें ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं आप पार्टनरशिप की एक लिमिटेड
काम के लिए हमने पार्टनरशिप किया है तो वहां पे हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यूज नहीं आता है। बट नॉर्मली बिजनेस के अंदर अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न पे बेसिस पे चलेगा। नाउ आप उस गोइंग कंसर्न बेसिस को आप क्या करते हो, उन ईयर्स को डिवाइड कर देते हो 12 मंथ्स के अंदर, क्योंकि हमें हर ईयर हमारा प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए ताकि हम इनका अपकमिंग ईयर्स के अंदर कुछ स्टेप्स ले सके अगर हमें लॉसेस हो रहे हैं तो, या फिर हमें प्रोग्रेस कैसे करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स ले सके। तो दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे जो बिजनेस चल रहा है उसका आपको ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज 12 मंथ्स में नॉर्मली आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका 12 मंथ्स जनवरी टू दिसंबर होता है या नॉर्मली अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है। बट अकाउंटिंग ने ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं दिया है कि यही 2 होने चाहिए। मेनली जो इंडिया के अंदर चलते हैं वो 2 ही फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर एंड सेकंड वन इज जो अपना फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो कैलेंडर अकाउंटिंग ईयर हो गया एक, तो दैट इज जनवरी टू दिसंबर, और सेकंड वन होता है अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल टू मार्च। ये होता है आपका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैम इनकम और अपने एक्सपेंसेस दोनों मैच होने चाहिए, मतलब दोनों सेम पीरियड की होनी चाहिए जिस पीरियड की इनकम से मतलब अपनी कोई इनकम हुई तो उसको रेस्पेक्टिव एक्सपेंस पे अपने को शो करना पड़ेगा कि किस expense मतलब से जो कोई income। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो उसी ईयर की होनी चाहिए, उसी ईयर में ऐड होनी चाहिए वो। ओके मैम किसी पर्टिकुलर पीरियड के पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस उसी ईयर की इनकम से सेटअप होने चाहिए। एग्जांपल करेक्ट है, जो भी बोला सबने अपनी अपनी लैंग्वेज में। एग्जांपल कौन दे सकता है? मैम जैसे किसी ईयर सेल्स करी हमने तो उस सेल्स के लिए हमने जितना भी जैसे जो डायरेक्ट एक्सपेंस लगाए तो वो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में उसके अपोजिट साइड में लिखते हैं ना मन, यस वेरी उस तरह से। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना। आप लोग क्लोजिंग जैसे है ना, अच्छा अब मैं उस साल चलिए बोलिए आप। बताइए आप। चलो ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट सबने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है। करेक्ट बोला था कि करंट ईयर की जो भी इनकम्स हम P&L के अंदर दिखा रहे हैं उन इनकम्स को अर्न करने के लिए ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एक्सपेंसेस करने पड़े होंगे, ठीक है। तो नाउ हमें करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको मैच करवाना होता है कि जो इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस हमने लगाए हैं वो उसी ईयर के P&L में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका क्लोजिंग स्टॉक का, है ना। आपने भी जो दिया वो परफेक्ट है कि सेल को अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ क्लोजिंग स्टॉक का। आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आपकी वॉइस कट रही है। ओके जस्ट वेट, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा ये प्रॉब्लम और भी लोगों को आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। माइक में प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके जस्ट तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग। अब ओके हेलो यस मैम आप सही है। ओके नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। हमारा सबको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके अंदर मैम इको बन रही है। पीछे से आपकी कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, अलग सी हवा टाइप। बिल्कुल यहाँ पे कोई वॉइस नहीं है। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं मैम अब सही है। सही आ रही है। ओके
नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे मैं छोटा सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रहता है, देन यहाँ पे आपकी परचेजेस रहती है, कोई फिगर्स नहीं लिख रही हूँ, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू जीपी, यहाँ पे रहता है आपका बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब एक चीज समझिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। से आपके पास में ओपनिंग स्टॉक के अंदर 10 साड़ीज थी, ठीक है, आपने परचेज किया 90 साड़ीज और परचेज कर ली, और आप सेल्स कर रहे हैं 80 साड़ीज आपने सेल कर दी, ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक कितनी साड़ीज बच गई? 20 साड़ीज आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ठीक है। तो आपका सेल केवल कितना हुआ, आपकी इनकम केवल कितनी हुई? 80 साड़ी के बराबर, राइट। अगर समझ लो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, तो क्या मेरा प्रॉफिट करेक्ट आएगा? करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस कितनी साड़ीज के हैं? 100 साड़ीज के हैं, है ना। और यहाँ पे आपने इनकम कितनी साड़ीज की लिखी है? ओनली 80 साड़ीज की लिखी है। तो हमारे यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करवाना है। जब आपके यहाँ पे इनकम से 80 की आ रही है, तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी 80 का ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन सबको पता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे होता है। यस मैम। मैंने 20 साड़ीज का स्टॉक का वैल्यूएशन किया, से वो 50,000 आता है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 साड़ीज है और यहाँ पे भी इक्वली मेरे पास से 80 का तो इनकम हो गया और 20 मैंने यहाँ से आउट कर दी। तो फाइनली मेरे पास एक्सपेंसेस भी कितनी साड़ीज के आ गए? यहाँ पे 80 साड़ीज के आ गए। सीओजीएस क्या होता है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है सीओजीएस। यस मैम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखी 100 साड़ीज की एक्सपेंसेस, देन उसमें से माइनस कर दिया 20 साड़ीज का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। तो सीओजीएस कितने साड़ीज के लिए बच गया आपके पास में? ऑटोमेटिकली 80 साड़ीज के लिए बच गया है। तो यहाँ पे अपने आप मैच हो गया आपका अकाउंट, सेल्स एंड आपका सीओजीएस दोनों 80 के लिए आ रहा है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक हम क्यों लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो उसका रीजन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि हमारे अकाउंटिंग के अंदर आप जो भी चीजें लिखे वो करंट ईयर में इनकम्स और एक्सपेंसेस को मैच करवा करके लिखे। क्लियर सबको व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? नाउ व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट? यस, व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट? मैम जब इनकम और जब एक्सपेंस अर्न हो जाए ना तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, कैश रिसीव से हमें कोई मतलब नहीं है, कैश पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी एक्सपेंसेस आपके रिलेटेड टू करंट ईयर है, जो इनकर हो चुके हैं, जो आप अर्न कर चुके हैं, ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आते होंगे। इनकर कर चुके हैं और जो आप अर्न कर चुके हैं वही हमारे P&L के अंदर डेबिट होने चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड एंड प्रीपेड 4 कॉन्सेप्ट आए थे, है ना। तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ
अब मैं आपको समझा रही हूँ कि कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा कि मैं क्या करती हूँ, हर एक ईयर को पूरे बिजनेस को ईयर्स में डिवाइड कर देती हूँ। से मैंने डिवाइड किया 2018, 2019, 2020 एंड 2021। तो ये मैंने मेरा लगाया कौन सा कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नाउ सबको पता है कि अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू होनी चाहिए एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट के थ्रू होनी चाहिए। तो अब ऑडिटर क्या कर रहा है, 2020-21 की ऑडिट पे जा रहा है, 2020-21 की ऑडिट पे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपका ईयर आएगा 2022। तो ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट कि जो एक्सपेंसेस आपके 20-21 से रिलेटेड थे वही एक्सपेंसेस आपने इस P&L के अंदर डेबिट किए हैं। जो इनकम्स आपकी करंट ईयर से रिलेटेड थी यानी कि 20-21 से, केवल वही इनकम्स आपने यहाँ पे एंटर करी है अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ कब होती है, सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब हमारे पास में आता है 31 मार्च 2021 या फिर हमारे पास रहता है 1 अप्रैल 2020, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे और एंड टाइम पे ऑडिटर को अपना स्केप्टिसिज्म सबसे ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप यही डेट्स में गड़बड़ कर सकते हो। कोई ट्रांजैक्शन जो 31 मार्च को हुआ, आप उसे मैनिपुलेट करके 1 अप्रैल 2021 को लिख दिया तो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर चला जाएगा। समझ में आया इतना जो भी मैंने कहा? ये आंसर दो फटाफट, इतना जो भी रिपीट कर दो। हाँ, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, उन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला करके ले हम, तो हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारे पास में लाइफ ऑफ बिजनेस होता है, उस लाइफ ऑफ बिजनेस को हम अलग अलग ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो मैचिंग और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन 20-21 से रिलेटेड है वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके 20-21 में ही आने चाहिए। वो कुछ ट्रांजैक्शन गलती से 2020 में ना चले जाएं या फिर कुछ ट्रांजैक्शन गलती से 21-22 में ना चले जाएं, ये ऑडिट मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है। नाउ ऑडिटर आकर के क्या करेगा, चेकिंग करेगा। ठीक है, तो नाउ ये चीज चेक करना कि आपने सारे ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड टू करंट ईयर है वो करंट ईयर के अंदर ही लिखे हैं ना, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो सारे ट्रांजैक्शंस जो 2021 से रिलेटेड है वो इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने रिकॉर्ड किए हैं ना। इस चीज को चेक करने के लिए ऑडिटर जो प्रोसेस अप्लाई करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कट ऑफ प्रोसीजर्स। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ प्रोसीजर। क्लियर, समझ में आया? व्हाट इज कट ऑफ प्रोसीजर, कौन बता रहा है? कि मैम जिस भी अकाउंटिंग ईयर में वो अकर हुआ है उसी में वो रिकॉर्ड होने चाहिए। इसकी चेकिंग करने के लिए ऑडिटर जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है दैट इज कट ऑफ प्रोसीजर। ओके, नाउ कट ऑफ प्रोसीजर नॉर्मली अप्लाई कब किया जाता है? नॉर्मली अप्लाई किया जाता है कब, गड़बड़ कब हो सकती है हमसे गड़बड़ हो सकती है ईयर एंड पे या ईयर स्टार्टिंग में। ये गड़बड़ भी हो सकती है और ये इंटेंशनली भी हो सकता है। ठीक है, से मान लो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है ना 2 लाख रुपीस आ रहा था, बट आई वांट कि यहाँ पे मैं क्या करूं, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसे मैं डिक्रीज कर दूं 20,000 से।
किसी भी रीजन से मैनेजमेंट ऐसा चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च को कोई सेल हुई थी, 31 मार्च 2021 को कोई सेल हुई थी, ठीक है। 28 मार्च 2021 से 31 मार्च तक जो सेल हुई थी, उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं डेट्स के अंदर, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट इजीली अप्रॉक्स 20,000 कम हो जाएगा, इजीली अप्रॉक्स 20,000 मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि अगर आपको ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं प्रॉफिट के, तो आप किसी बीच का ट्रांजैक्शन ढूंढोगे, साल के बीच का ट्रांजैक्शन, या फिर आप साल के एंड का ट्रांजैक्शन ढूंढोगे। अगर आप सोचो बीच का ट्रांजैक्शन ढूंढना चाहा आपने, तो जुलाई को ठेठ अप्रैल में डाल सकते हो क्या? जुलाई के ट्रांजैक्शन को पूरा अप्रैल में डाल सकते हैं क्या? या फिर जनवरी के ट्रांजैक्शन को अप्रैल में शिफ्ट कर सकते हो क्या? पॉसिबल होगा क्या आपके लिए? पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि आप उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर चुके हो, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुकी है ना। तो आपको जो भी गड़बड़ करनी है वो आपको कब करनी पड़ेगी? आपको ईयर एंड पे वो गड़बड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 31 मार्च पे बैठे हो, आपको जो भी सोचना है वो अभी सोच करके गड़बड़ आपको करनी पड़ेगी। तो नाउ यहाँ पे फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ईयर एंड ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ऑडिटर को ईयर एंड ट्रांजैक्शंस पे टेस्ट चेकिंग अप्लाई नहीं करना चाहिए, और ईयर एंड ट्रांजैक्शंस को उसे इन डेप्थली चेक करना चाहिए बाय फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। नाउ ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि 28 मार्च से 31 मार्च की चीजें जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो करंट ईयर में ही लिखी है या नहीं लिखी है? तो वो इनके लिए नॉर्मली ऑडिट एविडेंसेस गैदर करता है, ठीक है। तो कट ऑफ प्रोसीजर समझ में आया क्या होता है? यस मैम। है ना। जो नॉर्मली सेल्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जो क्रेडिटर्स से हमने ट्रांजैक्शंस किए, जो डेटर्स से ट्रांजैक्शंस किए, इन चार चीजों में ही नॉर्मली सेल और परचेज ही बोल सकते हैं, उन्हीं से क्रेडिटर डेटर जनरेट होते हैं। तो इन चार पॉइंट्स में ही गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी जगह पे गड़बड़ हो नहीं सकती, हो सकती है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनवॉइसेस का जस्ट डेट चेंज कर देने से ही आपका ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सैलरी में क्यों इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते हो आप? क्योंकि फिक्स्ड है कि 11 महीने तक, लाइक एक बंदा है उसको 12,000 रुपए मैं पर मंथ देती हूँ, तो 12,000 इंटू 12 1,44,000 उसका सैलरी जाएगा। अब मैं अगर उसे 1,44,000 में प्लस 12 करके और दिखा दूं कि मुझे प्रॉफिट रिड्यूस करना है, तो ऑडिटर इजीली पकड़ लेगा 13 महीने की सैलरी कैसे दिखा दी आपने, है ना। तो कट ऑफ प्रोसीजर्स नॉर्मली वहां पे अप्लाई होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रिलेवेंसी बन जाती है, जहां पे केवल इनवॉइसेस का डेट चेंज कर देने से आपका पूरा ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप सोचो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी तो डेट चेंज कर सकते हैं, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे जरूरी तो नहीं आपने 28 से 31 मार्च में ट्रैवल किया ही किया है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस तो नॉर्मली ईयर एंड पे आने वाले हैं, है ना। 25 से मान लो, ज्यादा से ज्यादा 25 से 31 के बीच में। हर बार ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप ट्रैवल करें ही करें उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस सोचो तो फिक्स है 300 रुपए पर मंथ जाता है, तो वहां पे भी आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हो। तो आप मेनली गड़बड़ कहाँ पे कर सकते हो? सेल्स और परचेजेस के अंदर। तो कट ऑफ प्रोसीजर सबसे ज्यादा सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर के ऊपर ऑडिटर को अप्लाई करने चाहिए, और कट ऑफ प्रोसीजर्स ईयर एंड ट्रांजैक्शन या ईयर स्टार्टिंग ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होते हैं। इनका क्या मीनिंग होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस ईयर एंड पे हो रहे, उनको ये चेक करना कि जो भी आपका इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो आपने करेक्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर लिखा है, रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। इसे हम कहते हैं कट ऑफ प्रोसीजर, ताकि हम सही
परफॉर्मेंस का डिटर्मिनेशन कर सके। ओके, क्लियर सबको व्हाट इज कट ऑफ प्रोसीजर? यस मैम। चलिए, तो अब मैं आपको नोट्स में से पढ़ा देती हूँ इस चीज को। देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि पीरियोडिसिटी, मैचिंग और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट्स को मिला करके कट ऑफ प्रोसीजर डिसाइड करते हैं, जैसे लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ओके, नाउ हमें क्या चेक करना है कि करंट ईयर के ट्रांजैक्शन सारे करंट ईयर के अंदर ही आपने रिकॉर्ड किए हैं। कट ऑफ प्रोसीजर लगता क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। हम कभी ये सोच कर के बिजनेस स्टार्ट नहीं करते कि बस इसी साल हमें बिजनेस बंद करना है, वो ऑलवेज गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलता रहता है। ये देखिए, अगर आप देखें तो पीरियोडिसिटी की 2 लाइंस आ गई मेरी। It is therefore necessary that transaction of one period would be separated from those in upcoming period. हर एक ईयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसी ईयर के अंदर होने चाहिए, है ना। मतलब 2 पीरियड के ट्रांजैक्शंस हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है उस पर्टिकुलर ईयर का, so that the result of working of each period can be correctly ascertained. The arrangement that is made for the purpose is technically known as cut-off arrangements, है ना। जो arrangements हम इस चीज को चेक करने के लिए लगाते हैं, या फिर हम बोल दें सिंपल लैंग्वेज में, जो ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर इस चीज को चेक करने के लिए लगा रहा है कि whether you follow periodicity, matching and accrual concept, whether the transactions which are occurred in current year which are related to current year is recorded in the same year or not, है ना। इसके लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है, दैट प्रोसीजर इज नोन एज कट ऑफ प्रोसीजर्स। और ये नॉर्मली कट ऑफ डेट पे आते हैं। कट ऑफ क्यों नाम दिया इसका? कट ऑफ डेट मतलब 31 मार्च और 1 अप्रैल, जहां से लास्ट और फर्स्ट, है ना। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है? कट ऑफ प्रोसीजर्स। Now, cut-off procedures are adapted to allocate revenue and cost to the proper accounting period. Clear है सबको ये line? Possible areas where cut-off procedures has significant impact are given below. जहाँ normally हमें cut-off procedures check करने होते हैं, है ना, जिनका cut-off procedures का जिन areas पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है, वो एरियाज आपको दिए हैं। मैंने आपको बताए थे डेटर, क्रेडिटर, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, पेबल वर्ड आ गया, एंड सेल्स और परचेजेस बताए थे, तो परचेज बिल्स एंड सेल्स इनवॉइसेस। क्योंकि आप यहाँ पे इजीली केवल अमाउंट डेट चेंज करके ही पूरा खेल चेंज कर सकते हैं, आपके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इट इज ऑडिटर्स ड्यूटी टू एग्जामिन कट ऑफ पॉइंट्स and check the cut-off procedures adequately and ensure that the transactions are recorded in the relevant period in which the commercial transaction relate and take place. Clear सबको? What is cut-off procedures? Yes ma'am. Most important for exam purpose. अच्छा, देखिए, ऑडिटर का ड्यूटी है कि उसे एग्जामिन करना चाहिए, कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए या नहीं किए। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वो कट ऑफ प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए सही जगह पे एंट्री करे? मैनेजमेंट की है ना। ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करे कि सारी चीजें सही तो है ना, बट उसको उस तरीके से रिकॉर्ड करने का ड्यूटी मैनेजमेंट का है। ऑडिटर रिकॉर्ड करने का ड्यूटी कभी नहीं लेता है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग इंटरनल ऑडिट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक बार आप लोग रिजॉइन कर लो ताकि इसका न्यू ही लेक्चर बन जाएगा आपका।